सो हेलो 10th स्टैंडर्ड, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले इस सेशंस के अंदर 10th स्टैंडर्ड का सेमिस्टर 1 का कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर। सेमिस्टर 1 का ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके सामने होने वाला है और इस 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर का हर एक क्वेश्चन का निचोड़ में आपके सामने रखने वाला हूं। तो डेफिनेटली यू विल लाइक दिस सेशन और हर एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, आपकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इसका मैं ख्याल रखूंगा। तो आप पहले इस क्वेश्चन पेपर को देख लो, किस तरीके का खूबसूरत सा ये क्वेश्चन पेपर है। लेट्स बिगिन, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो उससे पहले अपना एक टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जल्दी से टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं चैनल के ऊपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लो, लिंक पहले ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे पूछा जाएगा टोटल कितने मार्क्स के लिए। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए और यहाँ पे आपको टोटल 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो 1 बाय 1 पहले एमसीक्यू से शुरुआत करते। क्या पूछा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। देखो नेचुरल नंबर आप सभी को पता है क्या होता है। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ऐसे करेंगे तो आखिरी का नेचुरल नंबर अपने आप में एन ही होगा, क्योंकि हमने बोला फर्स्ट नेचुरल नंबर तो 1 है, मैंने बोला सेकंड नेचुरल नंबर 2 है, थर्ड नेचुरल नंबर 3 है, तो एन वाला नेचुरल नंबर क्या होगा, एन होगा। बराबर कि नहीं। आपको इन एन नेचुरल नंबर का सम निकालना है। यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताता हूँ। सम का फॉर्मूला होता है शॉर्टकट कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस लास्ट नंबर। टी एन का मतलब होता है लास्ट नंबर। वापस सुनना, टी एन का मतलब होता है लास्ट नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि हम कितने नेचुरल नंबर का सम निकालना, एन नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे एन लिख देंगे, एन की जगह पे भी क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे और ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए का मतलब होता है फर्स्ट नंबर। तो इस एपी का हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर। और ये टीएन क्या होगा, टीएन का मतलब होता है लास्ट नंबर। तो अब मुझे बताओ इस वाले एपी के अंदर लास्ट नंबर कौन है, लास्ट नंबर एन अपने आप में लास्ट नंबर है। नेचुरल नंबर में लास्ट नंबर एन होता है, समझ में आया। तो लास्ट नंबर हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया एन। थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट करके लिखेंगे एन प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2। तो देख पा रहे हो आप कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सी वाला, ठीक है, करेक्ट है। आई होप आपका आंसर मेरे से पहले आ गया है। तो कमेंट में सी टाइप करके बोलो। सी टाइप करोगे मतलब ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर मेरे से पहले आ गया, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा, नेक्स्ट देखो 50 शेयर्स, कितने शेयर से टोटल, टोटल 50 शेयर से और फेस वैल्यू है शेयर्स की 100 रुपीज बराबर। और परचेस प्राइस है मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है, 120 रुपीज। फाइंड द सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखो आप जब भी शेयर्स खरीदते हो ना, तो आप शेयर्स की वैल्यू जो पे करते हो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से करते हो, फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं करते हो। तो आपने टोटल कितने शेयर्स खरीदे, 50 और एक शेयर का कितना प्राइस है, 120। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ध्यान रखना फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, समझदारी वाली बात है। मार्केट वैल्यू पे ही आपको शेयर का प्राइस भरना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो होगा मार्केट वैल्यू। आप देख पा रहे हो वो दे रखी है आपको 120 और शेयर्स कितने खरीदे आपने, टोटल 50 शेयर खरीदते बराबर। चलो 0 और 0 मतलब 2 बार, तो 0 पक्का आने वाला है। और 12 इंटू 5, आई होप सो 12 का टेबल सभी को आता है, 60 हो जाएगा। तो ये देखो कितना हो गया, 6000 रुपीज आपने इन्वेस्ट की है 50 शेयर्स को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय महाकाल। बढ़िया, टकाटक। चलो कमेंट में ए टाइप करो, कमेंट में ए टाइप करो, मैं मान सकूंगा, मैं सोच सकूंगा कि आपका आंसर मेरे से भी पहले आ रहा है, ठीक है, टाइप करते रहना। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखने वाला एक इक्वेशन दे रखा है, लुक एट दिस, कुछ इस तरीके से। और पूछा गया है कि इसके रूट्स रियल है या रूट, नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना। भाई देखो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ही कट हो गया, तो मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा क्या, ये कोई इक्वेशन नहीं बचा। ऐसा कभी हो सकता है कि भाई 1 0 के बराबर, 1 0 के बराबर कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे नो रियल रूट, इसके रूट हो ही नहीं सकते, यहाँ पे कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो रियल रूट। बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको निकालना है x प्लस वाई का वैल्यू। दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखे, चलो मेरे से पहले कमेंट कर लो आंसर क्या आ रहा है आपका।
इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना मैं सिंपल बताता हूँ कि दोनों लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं और दोनों लीनियर इक्वेशन के बीच में प्लस है, और आप देखोगे यहाँ पे नंबर स्विचेस है, मतलब देखो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 5 है, और अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 है, तो नंबर क्या अदला बदली हो रहे हैं। तो इस समय पे ऐसे क्वेश्चन में दोनों लीनियर इक्वेशन को आपको कर लेना है ऐड। क्या कर लेना है? ऐड। अब बताओ 7 + 5 कितना होता है? 7 + 5 कितना होता है? 12x। 5 + 7 कितना होता है? 12y। और इधर देखो 6 + 4 कितना होता है? 10, और 1 कैरी हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। 12 को कॉमन निकाल दूंगे इधर से, तो इधर बचेगा x + y = 60, और x + y को आपको इधर ही रखना है, और 60 के नीचे 12 डिवाइड में आ जाएगा, बराबर कि नहीं? मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो आंसर आ गया 5। तो x + y का वैल्यू कितना आ गया? 5। आई होप मेरे से पहले आपका आंसर आया है, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सही है? पक्का मजा आ रहा है? अब बढ़ते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना वीडियो को, पक्का भूलना नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो बतानी है मेरे को, इस चैनल के ऊपर हमने अब तक सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए। जैसे देखो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का एक साइंस 2 का क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिया है, बराबर। और भी जो पुराने क्वेश्चन पेपर थे साइंस 2 के पिछले साल के, वो भी चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आपको देखना भूलना नहीं है। साइंस के बहुत सारे वन शॉट आईएमपी भी अपलोड है, चैप्टर के हिसाब से जो भी वन शॉट आईएमपी है ना, वो भी अपलोडेड है। यहाँ पे मैंने आपको एक ही वन शॉट आईएमपी दिखाया है, बट बहुत सारी अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि शुरुआत के जो चैप्टर्स होती है 3-2 चैप्टर्स, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा जल्दी से हो पाएगी। आप जाके पहले से पढ़ने बैठोगे, इससे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस वहीं पे हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, और चैनल को अच्छे से देख लेना, तो आपको बहुत सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 का बी में 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्या बोला? फाइंड अल्फा बीटा फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। कोई बता पाएगा कमेंट करके c का वैल्यू क्या होगा? हाँ कर लो कमेंट, लिखो c = लिख दिया? यस, c का वैल्यू देखो ये 9 हो गया। कितना हो गया? 9। और कोई बता पाएगा a का वैल्यू कितना होगा? यस, वेरी गुड, a का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो आंसर यहाँ पे अपना आएगा डिवाइड करने के बाद 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 3, और जो हमें पूछा था 1 मार्क्स मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द फर्स्ट 3 नंबर्स। आपको इस एपी के पहले 3 नंबर निकालने सीक्वेंस के। तो मुझे बताओ जनरल फॉर्म ऑफ एपी आपको क्या दे रखा है? वो दे रखा है tn = 2n - 5। आपको पहला टर्म निकालना है, तो पहले टर्म के लिए n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो जहां n लिखा है वहां पे क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 × 1 कितना होता है? 2। और 5 में से अगर यहाँ पे 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3, और बड़े वाले का साइन। तो पहला टर्म आ चुका है -1। दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म के लिए n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट कर देंगे, बराबर। दूसरे टर्म के लिए n की जगह पे कितना पुट कर देंगे? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा आपका -5। तो अब आप बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -1। 5 में से 4 गया तो एक बड़े वाले का साइन, 5 का साइन। उसी तरीके से आपको अब कमेंट करके बताना है कि इस सीक्वेंस का तीसरा टर्म क्या होगा। इतना सा काम तो आप भी कर सकते हो भाई लोगों, ठीक है ना। लेट्स डू इट। करुण टाका अत्तच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको dy फाइंड आउट करना है, बराबर कि नहीं। तो dy कैसे फाइंड करते हैं? dy फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं, ध्यान देखना, हम लिखते हैं पहले वाले कॉलम में x का कोएफिशिएंट और दूसरे वाले कॉलम में कांस्टेंट के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 और 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2, और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या है? 3 और 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 24। अब आपको पता क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें जैसा आप करते हो डिटरमिनेंट सॉल्व कर डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने में, तो देखो 1 × 24 24 हो जाएगा, और 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। ये डिटरमिनेंट हो गया आपका। 24 में से 6 गया, कितना बच गया? 18। तो ये आ चुका है आपका dy का वैल्यू। ओके, दैट्स इट, नथिंग मोर। टैक्सेबल वैल्यूज ऑफ द शर्ट इज 1900। आपने एक शर्ट खरीदा और उस शर्ट की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 1900। मतलब आपको 1900 पे टैक्स पे करना है। अब कितना टैक्स भरना है? जीएसटी के हिसाब से 12% टैक्स भरना है। तो आप बोलोगे कि जो जीएसटी आप पे करोगे वो कितनी होगी? वो होगी 12%।
किसकी? टैक्सेबल वैल्यू की। और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 12% ऑफ 1900। 1900 ही तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको? 12% मतलब 12/100 इज इंटू 1900। 12% कितना आएगा वो इससे कट, देखो दो जीरो से दोनों जीरो कट, अब ऊपर बच जाएगा 12 इंटू 19। तो 19 इंटू 12 करोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 18, 1 कैरी, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, 12, 1। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 128। देखो मल्टीप्लाई वगैरह कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप अगर गलत तो नहीं है, 128 आ गया सही सही है, 128 आ गया है यहाँ पे। ओके कुछ गलती हुआ है कि? हाँ हुआ है, देखा गलती हुआ है। 9 और 3 12, 1 कैरी भी तो होगा ना मेरे भाई। यहाँ पे कितना आएगा? 228। कितना आ जाएगा? 228। ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू है। अब इस टैक्सेबल वैल्यू में से क्या पे करना है? CGST पे करना है। जीएसटी तो आपने निकाल दिया, अब आपको CGST पे करना है। तो ध्यान रखना, जो CGST का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो जीएसटी जाती है उसको बोलते हैं CGST, और वो हमारे जीएसटी का हाफ होता है। किसका हाफ होता है? जीएसटी का हाफ। तो जीएसटी कितना आया था? 228 और उसका हाफ। तो 228 का हाफ कितना हो गया? 114। तो इतना पैसा किसके पास जाएगा? इतना पैसा जाएगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और बचा हुआ पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द सम ऑफ टू नंबर्स। सम मतलब प्लस, कितने? दो नंबर का प्लस। कितना है दो नंबर का प्लस? 60 डिग्री। देखो सम मतलब प्लस, दो नंबर का प्लस कितना है? 60 डिग्री। यहाँ पे इन लोगों ने पहले से लिख के रखा है। द ग्रेटर नंबर इज 8 मोर देन द थ्राइज ऑफ द स्मॉलर नंबर। थ्राइज ऑफ द स्मॉलर नंबर, पहले एक बार समझना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन के अंदर दे रखा है कि ग्रेटर नंबर किसको मान के रखा है? सॉल्यूशन में एक्स मान के रखा है, और स्मॉलर नंबर किसको मान के रखा है? y को स्मॉलर नंबर मान के रखा है। क्या बोला है? ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर मतलब x। इज का मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू। इज 8, 8 मोर का मतलब होता है प्लस, तो इज मोर 8 प्लस मतलब 8 मोर, 8 मोर, 8 प्लस। मोर देन थ्राइज मतलब 3 गुना, थ्राइज ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब 3y। तो इक्वेशन क्या बन गया? इक्वेशन बन गया 8 प्लस 3y। समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके आप लिखते हो तो ये मन में लिखो, क्योंकि हमें सॉल्व करके आंसर बताना ना। तो इसको हम लोग 3y को दे लेके आएंगे तो -3y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। अब क्या करना है? अब आपको इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और x और y का वैल्यू फिल अप करना है। दैट्स इट। चलो सॉल्व कर लेता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। एक क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। और दूसरा वाला नंबर क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सही कर रहा हूं मैं? यस करेक्ट है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस हो गया तो ये 4y हो जाएगा, और ये 60 में से 8 गया तो 52 हो जाएगा। और ये देखो आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिल चुका है डिवाइड करने के बाद 13। y का वैल्यू 13 मिला तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? तो x का वैल्यू पुट करने के लिए y का वैल्यू यहाँ पे 13 पुट कर लो, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 13 हो जाएगा इधर आके, और इधर प्लस 60 बचेगा। 60 में से 13 गया, 60 में से 13 गया तो आई थिंक ये 47 बचेगा, और बड़े वाले का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपने जो भी आंसर चाहिए थे वो मिल चुके हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिला 47 और y का वैल्यू मिल चुका है 13। तो हमें जो दो नंबर की जरूरत थी वो दो नंबर कौन सा है? स्मॉलर नंबर है 13 और बड़ा नंबर है 47। दैट्स इट। क्लियर है? आई होप सो समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। देखो एपी का सवाल है। एपी में कौन सा टर्म निकालना है आपको? एपी के अंदर आपको 18th टर्म निकालना है, और एपी आपको यहाँ पे दे रखी है। देखो ये वाली आपकी एपी दे रखी है। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म कितना है? 7 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। कॉमन डिफरेंस कैसा निकालते हैं? कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से बड़े पिछले वाले T2 में से T1 को माइनस करेंगे। तो 13 में से अगर मैं यहाँ पे 7 को माइनस करता हूँ तो 6 आ गया। तो यहाँ पे आपको लिख के रखा है कि कॉमन डिफरेंस 6 है। अब यहाँ पे बोला है फॉर्मूला लिखने के लिए, तो बिना सोचे समझे फॉर्मूला लिख दो। सबको पता है फॉर्मूला, बच्चे बच्चे को पता है, 10th वाले के तो बच्चे बच्चे को पता है ना। अब यहाँ पे बोला T8, n के जगह पे क्या पुट किया है? 8 पुट किया है। तो यहाँ पे मुझे बताओ a के जगह पे देखो 7 पुट किया है, n के जगह पे क्या पुट कर दिया? 8 पुट कर दिया है,
और डी के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 6 पुट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ये सारा काम करने के बाद आंसर कितना आने वाला, साइड में कर लेते भाई जितना तो, है ना। तो देखो 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7, और ये हो जाएगा 7 इंटू 6, 7 6 हो जाएगा 42 प्लस 7, तो ये आपका आ चुका है 49। कितना आ चुका है 40, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 49। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा तो 18th टर्म कितना हो जाएगा एपी का, वो हो जाएगा 49, जो हमारा आंसर आया। दैट्स इट, सिंपल, पक्का। वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, कर लेना, ठीक है। आप लोग करोगे मोटिवेशन बढ़ता है। आपको पता, मैं चाहता तो छोटे छोटे वीडियो बना के भी डाल दूंगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि छोटे वीडियो से कुछ नहीं होता। अगर पढ़ना है तो पूरा दम लगा के पढ़ना है। इसके लिए मेरे को पता है कि जब लॉन्ग वीडियो बनाते हैं ना, व्यूज भी कम आते हैं, स्टूडेंट्स कम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट पढ़ पाते हैं जिसको सच में पढ़ाई करना है, जिसको बस छोटे छोटे वीडियो देख देख के एंटरटेनमेंट करना नहीं है, बराबर ना। इसके लिए हमेशा लंबे वीडियो बनाता हूँ, पूरा पेपर सॉल्व करवा देते हैं, और वो भी धीरे धीरे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको 2 रूट्स दे रखे, एक रूट से 3 और एक रूट से -10, बराबर। तो एक रूट हो गया 3 और एक रूट हो गया -10। पहले बोला है सम ऑफ रूट निकालने, सम ऑफ रूट। ध्यान देखना, बहुत बच्चे लोग गलती करते हैं। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू देखो, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट इधर होता है। मैं साइड में कर रहा हूं आपके लिए समझने के लिए। अल्फा इधर आ जाएगा, बीटा इधर आ जाएगा, सम करना है मतलब प्लस करना है। देखो इसी तरीके से करना है। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 3 है, और बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू -10 है। ध्यान रखना, साइन के साथ लिखना। अब देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। 10 में से 3 गया तो 7, और बड़े वाले का साइन। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना आ गया, -7। अब यहाँ पे बोला है कि आपको उनके रूट की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। आपको पता है, जब आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होता है ना, तो आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट, प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इतना आपको काम करना है। चलो भाई, अल्फा इन प्लस बीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा आया आपका देखो -7, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -7। आप पूछोगे -7 क्यों पुट किया आपने, देखो यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब उन लोग ने अब तक माइनस का इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब आपको यहाँ पे माइनस पुट करना है। ये सब सोचने वाली बात है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में -30 दे रखा है। देखो यहाँ पे +30 पहले से है, और यहाँ पे प्लस पहले से दे रखा, मतलब यहाँ पे आपको -30 ही पुट करना पड़ेगा, और दैट्स इट। भरने वाला काम आपका खत्म हो गया, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी, आपको टोटल 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, ठीक है। सबसे पहला सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, दैट इज x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके ये वाला होता है, इधर देखो यहाँ पे 1 है आगे, बराबर। तो यहाँ पे 12 इंटू 1 ये आपका आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 इंटू 1। कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 इंटू 1। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऐड, और ऐड करके कितना आना चाहिए -7, ऐड करके आना चाहिए -7। तो अब आप ही मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 आता हो और जिनका एडिशन -7 आता हो। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 होता है 12, और अगर मैं 4 + 3 करूं तो 4 + 3 होता है 7। हमें चाहिए -7, तो क्या ये भी एक तरीके का एडिशन है कि नहीं है, देखो हाँ ये भी एक तरीके का तो एडिशन है, और इस वाले एडिशन करने के बाद आपको -7 मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे -7 की जगह पे क्या पुट करना है, -7 की जगह पे हमें यहाँ पे पुट करना है -4 -3, और पीछे लगा देना है x, और बाकी जो चीजें जैसी थी आपको वैसे के वैसे लिखनी है बिना कुछ चेंज किए, मतलब x² वैसे का वैसा प्लस 12 वैसे का वैसा, नो चेंज। समझ में आ गया, इतना काम आपको बढ़िया से करना है। अब आपको कॉमन निकालना, इन दोनों में आपको दिख रहा है x कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा x - 4। इन दोनों में देखना जरा, देखो इस प्लस के अंदर 2 माइनस है, कितने माइनस है 2, तो ये माइनस और ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो एक माइनस कॉमन आ गया। यहाँ पे 3 और 12 के अंदर 3 है, 3 4 तो 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा ये वाला x, और ये वाला माइनस बीच में बचेगा, और इधर बच जाएगा 4 2s, तो ये 0 हो गया। ध्यान रखना जब भी आप फैक्टराइजेशन करो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, उसके हिसाब से आपको कॉमन निकालना है। अब ये बचेगा x - 4, और ये बच जाएगा
x माइनस 3 और इक्वल टू आ गया 0। ठीक, हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना मतलब हमें रूट फाइंड करना है। तो हम x माइनस 4 को किसको के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, और x माइनस 3 को भी किसके बराबर कर देंगे, x माइनस 3 को भी हम कर देंगे 0 के बराबर। तो यहां से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 4 और यहां से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 3। दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप फैक्टराइजेशन आपको करने आता होगा। नेक्स्ट, 4 एंड AP आपको फर्स्ट टर्म दे रखा, कॉमन डिफरेंस दे रखा और आपको S10 फाइंड करना है। तो आई होप सबको फॉर्मूला पता होगा SN का, वो होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। S8 फाइंड करना, तो n की जगह पे 8 लिख देंगे, जहां जहां n है वहां पे 8 लिखेंगे। a का वैल्यू बता पाओगे, a का वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा 5, तो यहाँ पे हम a का वैल्यू 5 पुट कर देंगे। n का वैल्यू ओब्वियसली, ओके सॉरी 8 नहीं है 10 है, मैंने 8 लिख दिया गलती से, जहां मैंने 8 लिखा है वहां पे आपको 10 लिखना है। जहां पे 8 है वहां पे क्या करना है 10, है ना। n का वैल्यू वापस से 10 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू देख पाए आप 2 लिखा हुआ है ना, सिंपल है। चलो अब इसको डिवाइड करूंगा तो ये 5 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 गया तो 9 और ये बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 18 और ये हमारा 10 पहले से यहाँ पे है। चलो इसका आंसर आप अभी कमेंट करके बता दो, इनको ऐड करो और फिर मल्टीप्लाई कर लो 5 के साथ, और जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करके बताओ, ये होगा आपके लिए चैलेंज। ठीक है, ये आपका चैलेंज है, फटाफट इस चैलेंज को कंप्लीट करो, इतना तो आप बता ही सकते हो ना भाई। एक्चुअली मुझे तो लगेगा आप लोग कर रहे हो कुछ मेरे साथ में। नेक्स्ट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट, आपको यहाँ पे नेचर ऑफ रूट बताना है। तो नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, देखो नेचर ऑफ रूट निकालना बड़ा सिंपल है, पहले आपको फाइंड करने का है डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले जो भी है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको एज इट इज कॉपी कर लो, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ABC का वैल्यू बता दो। तो भाई A होता आगे वाला, तो A यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, B आपको दिख रहा है -6 और C हो जाएगा -2, बराबर। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख दो, B² माइनस ऑफ 4AC। अब आप बताओ यहाँ पे B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, फिर है 4, A का वैल्यू और C का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। आप बता दो A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू यहाँ पे है 1 और C का वैल्यू है -2। अब इसको स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर आप सभी को पता है वो होता है 36, माइनस हो या प्लस, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, और 4 2 हो जाएगा 8, 4 2 8 होने के बाद ये आंसर आपका हो जाएगा 44। तो आपका जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आया वो कितना आया, 44 आया। अब आप ही को बताना जो 44 है हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो नेचर ऑफ रूट हो जाता है रियल एंड अनइक्वल। क्या हो जाता है, रियल एंड अनइक्वल या नॉट इक्वल, ये ध्यान रखना। नेचर ऑफ रूट इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। आई होप सो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपल सा। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपको ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने, तो बड़ा सिंपल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब मैं सिंपली यहाँ पे ऐड करूंगा, क्योंकि इन दोनों के पास पहले से प्लस और माइनस अलग अलग साइन है, तो इजीली सब्ट्रैक्ट होके गायब हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ये 2x मिलेगा, ये y कट होके यहाँ पे आपको 6 बचेगा। डिवाइड करने के बाद x का वैल्यू 3 आएगा, और x का वैल्यू 3 आया है वो आप कोई भी इक्वेशन में x के जगह पे पुट कर दो, और y का वैल्यू कमेंट करके जल्दी से मुझे बताओ कितने लोग बता पाते, देखता हूं मैं कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सवाल है, देखो यहाँ पे क्या पूछा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। रेट ऑफ पर बॉक्स, पेंसिल का एक बॉक्स का रुपीज कितना है, 20 रुपीज है। पेंसिल के एक बॉक्स का रुपीज कितना, 20। और आप पेंसिल के कितने बॉक्स, क्वांटिटी मतलब आप पेंसिल के कितने बॉक्स खरीदने गए, 100 बॉक्स खरीदने गए, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसके ऊपर आप टैक्स भरने वाले हो, बराबर कि नहीं। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी कि पेंसिल के एक बॉक्स का प्राइस 20 रुपया था और टोटल आपने 100 पेंसिल के बॉक्स खरीदे, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है 2000 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2000। अब आप बताओ जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है, 12%। तो यहाँ पे बोलेंगे कि 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आपकी 2000। तो 2000 का 12% आपको निकालना है, तो 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 2000। तो आप देख पा रहे हो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, और 12 इंटू 20 हो जाएगा 240।
है ना। तो ये आ गया 12%। तो जीएसटी आपको मिल गया है 240। बट यहाँ पे देखो क्या लिखा, सीजीएसटी। खुश होके 240 मत लिख देना, सीजीएसटी होता है जीएसटी का आधा। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, एग्जाम में भी आप ऐसे नीचे सॉल्व करना और फिर जाके टेबल को भरना, तब जाके टीचर आपको पूरा, टीचर नहीं रहे, टीचर आपको पूरा मार्क्स देगी। तो जीएसटी देखो यहाँ पे, जीएसटी डिवाइड बाय 2 अगर आप करोगे तो आपको सीजीएसटी मिलता है। तो सीजीएसटी मतलब क्या हो जाएगा, 240 डिवाइड बाय 2, 120। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 120। जितना सीजीएसटी आया है उतना ही आपका एसजीएसटी भी आएगा। समझ में आ गया, इतना सिंपल था, नथिंग मोर देन दिस। ओके, सेकेंड, अब यहाँ पे दे रखा है वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट 3 दे रखा है। एक रूट कितना है, 2 रूट होते हैं, उनमें से एक रूट 3 है, बराबर। अब मुझे बताओ, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आपको दिया हुआ है तो रूट मतलब आप उसके x की जगह पे वैल्यू डाल सकते हो, रूट की वैल्यू उसके x के जगह पे पुट कर सकते हो। तो मतलब हम यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3। तो जहां जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x लिखा है वहां वहां हम कितना पुट कर देंगे, 3। तो देखो यहाँ पे x लिखा है और x का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आपको 3 पुट करना है। यहाँ पे भी देखो पीछे x लिखा, 3 पुट करना। अब मुझे बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और पीछे आगे k लगा हुआ है, k भी हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, देखो ये वाला k। क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, 10 इंटू माइनस 10 इंटू 3 -30 हो गया, और पीछे +30 पहले से लिखा हुआ है। -30 और 3, -30 और 3 देखो मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, ये हो जाएगा -27। और -27 इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, +27। और जब 27 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ चुका होगा, 3। दैट्स इट, इतना सिंपल। ओके, अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अध्याय के तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब देखो जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो ना, पेपर बड़ा, पेपर जो मेरे पास किस था प्रीवियस ईयर का खराब हो चुका था, सारे क्वेश्चंस मैंने टाइप किया आपके लिए, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो और पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है ना। इसके लिए मैंने सब टाइप करके रखे, मैंने पेपर का फोटो नहीं रखा यहाँ पे, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को हमने अरेंज करके यहाँ पे देखो कमेंट इन लोग ने पहले से लिख के रखा, क्वेश्चन में लिख के रखा आपको। सिंपल है, डी निकालना। डी के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स के और वाई के कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो एक्स के कोएफिशिएंट 6 और 3 आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और वाई के कोएफिशिएंट -3 और 5 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको पता क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 30 होता है, यहाँ पे लिख रखा है। और -3 इंटू 3 कितना होता है, वो हो जाएगा -9। 30 में से 9 गया तो बच जाएगा कितना, 21। तो डी का वैल्यू आ गया आपका 21। डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो डी एक्स में पहले हम लोग कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं, तो -10 और 8 बराबर की नहीं। और फिर हम y का वैल्यूज लिखते हैं, y का वैल्यू -3 और y का वैल्यू नीचे 5। देखते हैं हमने सही लिखा कि नहीं वैल्यूज। 10 इंटू 5 वो हो जाएगा -50, बीच में माइनस लगाना है। 8 इंटू -3, 8 इंटू -3 क्या होगा, -24। अब देखना -50 + 24 कितना आ जाएगा, -26। मतलब ये हमारा जो भी हमने वैल्यूज लिखे वो सारे सही लिखे हैं। अब डी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई के वैल्यूज के लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट 6 और 3, और फिर हम लिखते हैं वाई के कोएफिशिएंट। तो वाई के कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट के कोएफिशिएंट -10 और 8। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48 होता है, सभी को पता है। 10 माइनस 10 3 जा -10 3 जा -30 हो जाएगा, दोनों को माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, और एडिशन होने के बाद ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 78। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 78। अब आपको dx का वैल्यू निकालना है, तो ऊपर dx अपॉन d लिखोगे। तो dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू आया -26, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आया 21। तो ये हो जाएगा आपका -26 और अपॉन 21। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो रहा है नहीं हो रहा तो ऐसे छोड़ दो। आई थिंक मैंने ये वैल्यू सही निकाली क्या, पहले वाली। 6 5 30 -3 था -9 और 30 में से 9 गया 21। ये भी सही है, ये भी सही, चलो इट्स ओके। डी वाई का वैल्यू चेक कर लो, डी वाई का वैल्यू हो जाएगा 78। गलत होगा कमेंट करके बता देना। 78 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 21। सिंप्लीफाई हो रहा तो कर लो, नहीं हो रहा तो इसको यहीं पे रहने दो। दैट्स इट। इस तरीके से आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, टोटल 6 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है इसको अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना। जो x नीचे लगा है उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बराबर की नहीं। जो x हमने नीचे लिखा था उसको 1/x करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से सेम y के लिए,
अब मैं ये काम कर रहा हूँ, वीडियो को यहाँ पे फास्ट कर लो, मैं बोलूंगा नहीं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? जो चीजें नीचे लिखी थी उसको थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। 1 अपॉन एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे m, और 1 अपॉन वाई के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे n। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स की जगह पे मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल, इस तरीके से यहाँ पे देखो, और जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे m, यहाँ पे n, यहाँ पे m, यहाँ पे n। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और m का वैल्यू और n का वैल्यू निकालना है। अब जो भी m का वैल्यू आएगा उसका उल्टा करोगे तो वो आपका x का वैल्यू हो जाएगा, और जो भी n का वैल्यू आएगा उसका उल्टा करोगे तो वो आपके y का वैल्यू हो जाएगा। उल्टा मतलब इनवर्स। ठीक है, सिंपल है। कमेंट करके इस वाले क्वेश्चंस का इंतजार करूंगा, कमेंट करके x और y का वैल्यू बताओ जल्दी से। ओके, नेक्स्ट। a nature greater a natural number is greater than the other by the 5। दो नेचुरल नंबर है, उनमें से एक नंबर दूसरे से 5 से बड़ा है। तो जब नंबर 5 से बड़ा होता है तो डिफरेंस भी तो 5 का ही होगा ना, बड़ा होना मतलब डिफरेंस होना। तो मैं बोलूंगा लेट, जो हमारे दो नेचुरल नंबर है, एक को x मान लेता हूँ दूसरे को y मान लेता हूँ, और दोनों में अगर 5 का फर्क है तो x माइनस वाई को मैं मान लेता हूँ, डिफरेंस हो जाएगा 5। अभी यहाँ पे बड़ा कौन है? अभी जैसा मैंने x माइनस वाई लिखा, मैंने बोल दिया कि लेट, मैंने मान लिया कि x y से बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा मान के चल रहा हूँ। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का सम 73 है। दोनों नंबर के स्क्वायर का सम मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 73। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या करना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम y को इधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आप बताना जरा। ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 प्लस वाई। तो मतलब आप इस वाले क्वेश्चन में x के जगह पे 5 प्लस वाई पुट कर सकते हो। तो x के जगह पे पुट कर देंगे 5 प्लस वाई और ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, और बाकी जो है वैसे का वैसा बिना कुछ चेंज किए। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को नहीं y पहले लिखना चाहिए और x बाद में लिखना चाहिए, 5 बाद में लिखना चाहिए, थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि y को पहले लिख देंगे और 5 को बाद में लिख देंगे। चलो अभी यहाँ पे आपको सबको पता है a प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू वाई, 2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा। तो 2 10 ऑफ वाई प्लस 25 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 73। सिंपल है। चलो अब देखो, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, और 73 इधर आके हो जाएगा माइनस 73 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना अपना हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको माइनस करना है, 73 में से आपको 25 माइनस करना है। तो 73 में से हम 25 यहाँ पे माइनस करते तो ये 8 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 4, 48 बच जाएगा। सही है ना? तो ये हो गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 10y, और 73 बड़ा था इसके लिए माइनस साइन के साथ आपको लिखना पड़ेगा। सही बात है। अब देखो इन सारे नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और भी छोटा कर सकते हैं, मतलब हम सब तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यू कैन डू डिवाइड एवरीथिंग बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला वाई स्क्वायर, दूसरा वाला हो जाएगा आपका 5 ऑफ वाई, तीसरा वाला हो जाएगा माइनस ऑफ 24 और इक्वल टू 0। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करके आप देख पा रहे हो 24 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करके आप देख पा रहे हो 5 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 और सब्ट्रैक्ट करके 5। तो 8 3 होता है 24, और 8 में से अगर 3 जाता है तो 5 भी आ जाता है। देखो तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8 ऑफ वाई माइनस 3 ऑफ वाई माइनस ऑफ 24 इक्वल टू 0। देखो इनमें से कॉमन निकल जाएगा y, तो अंदर बच जाएगा y प्लस 8, और इनमें से कॉमन निकलेगा माइनस 3, तो अंदर बच जाएगा y प्लस 8 इज इक्वल टू 3। आप देख पा रहे हो यहाँ पे y का एक ब्रैकेट ये वाला बनेगा और एक ब्रैकेट ये वाला बनेगा। एक यहाँ पे y का वैल्यू आपको दिख रहा -8 आएगा, और एक जगह पे y का वैल्यू 3 आएगा। बट यहाँ पे पूछा था नेचुरल नंबर, तो आपको पता माइनस में तो कभी नेचुरल नंबर नहीं होते, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम बोलेंगे y का वैल्यू कंफर्म यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का वैल्यू 3 आ गया तो x का वैल्यू आप बराबर निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन में पुट करके। तो यहाँ पे आप पुट करके निकाल दो, तो y का वैल्यू आ गया आपका 3, और इधर लिख देंगे हम लोग 5। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x का वैल्यू आपको 8 आते हुए दिख रहा होगा।
तो जो हमें दो नंबर चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं। एक मिल चुका है हमें 3 और एक मिल चुका है हमें 8। ये दो नंबर की हमें जरूरत थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 120 250 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। तो 10 से लेके 250 तक के नेचुरल नंबर में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर मैं 10 के तुरंत बाहर देखूं तो 12 होता है वो जो 4 से डिवाइड होता है। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और अगर मैं 250 के आसपास कोई नंबर देखूं जो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो होता है 248। देखो आप कुछ सोच के देख लो, होता है कि नहीं 248। यस। अब बोला हाउ मेनी नंबर, तो मुझे बताओ कि एक लाइन है, कुछ लोगों की लाइन है, कुछ लोग लाइन में ऐसे खड़े है ना, और मैंने बोला आखिरी वाले नंबर आदमी को जाके पूछा भाई तू जिस 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 पोजीशन पे खड़ा वो पोजीशन बता तेरी क्या है, तो वो बोलेगा मैं 4th पोजीशन पे खड़ा हूं। लास्ट वाले आदमी को जाके डायरेक्ट मैंने पूछा कि तू कौन से पोजीशन पे खड़ा है, उसने बोला मैं 4th पोजीशन पे खड़ा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लाइन में टोटल 4 लोग खड़े होंगे, क्योंकि आखिरी वाला आदमी चौथा है तो टोटल लोग कितने होंगे, 4 लोग। इसी तरीके से इस पूरे लाइन के अंदर कितने नंबर से पता करना है, इससे अच्छा मैं ये पता कर लूं कि आखिरी वाले नंबर का पोजीशन क्या है। तो लेट से मान लेते हैं आखिरी वाले नंबर का पोजीशन n है, और अब आप मुझे बताओ कि इस n पोजीशन पे जो नंबर है वो कौन सा है। तो n पोजीशन पे जो नंबर है वो 248 है। nth पोजीशन का टर्म 248, दैट्स इट। इतना ध्यान रखना, पहला काम क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 12 और d कितना हो जाएगा 4। 4 का जो डिफरेंस होगा ना भाई, 4 4 से डिविजिबल है, तो देख लो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 16 में से 12 गया तो 4, 20 में से 16 गया तो 4। ठीक है ना। चलो अब हमें फॉर्मूला लगा के हमें पता करना कि वो n क्या होगा, वो पोजीशन क्या होगी। तो हम ये वाला tn का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब मुझे बताओ tn कितना है, tn है 248। सही बात है ना, आखिरी वाला नंबर 248 है। a कितना है 12, n कितना है 248, नंबर तो पता है लेकिन उसकी पोजीशन नहीं पता है तो मैंने मान लिया n, और d कितना है 4। चलो अब 248 है, ये 12 इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये 4 ये n-1 हम ऐसे रखेंगे और ये 4 मल्टीप्लाई में ऐसे रखेंगे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 632 बराबर कि नहीं, ये कुछ ऐसा 632 होगा। हाँ, और ये जो 4 था इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इधर बच जाएगा n-1। ठीक है। अब आप डिवाइड कर लो, डिवाइड होता है कि नहीं देख लो। 236 डिवाइड बाय 4, तो 4 5 जा 20, बचेगा 3 6, तो ये 9 आ जाएगा, तो ये 59 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 59, इधर बच गया n-1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 59 + 1, तो यहाँ पे आपको n का वैल्यू मिल चुका 60। तो टोटल कितने नंबर से, ऐसे 60 नंबर से 10 से लेके 250 तक जो 4 से डिविजिबल है। तो देयर आर 60 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 4। बराबर आप लिख देना, बिटवीन फ्रॉम 10 to 250। समझ में आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट, सुरेश परचेज अ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की, 100 रुपीज है, और मार्केट की वैल्यू कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है 80 रुपीज। बराबर। कंपनी डिक्लेयर 20% डिविडेंड, कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया 20%। आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना, ध्यान रखना जो भी कंपनी डिविडेंड देती है ना वो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे देती है, ध्यान रखना। डिविडेंड मतलब कंपनी को फायदा हुआ और आपको 20% फायदा दिया। अब वो 20% किसका, ध्यान रखना, वो 20% डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि भाई जो डिविडेंड मिला, कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिला, वो कितना परसेंट मिला, वो मिला आपको 20%। 20% किसका, वो मिला 20% ऑफ 100, क्योंकि 100 मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 डिवाइड करके ये आ गया 20 रुपीज। डिविडेंड के फॉर्म में आपको कंपनी के द्वारा कितना रुपया मिला, आपको 20 रुपीज मिला। बराबर। अब ये 20 रुपीज आपके हाथ में आए, लेकिन आपने कंपनी का शेयर खरीदते समय कितना रुपया दिया था 80 रुपीज। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा जो भी डिविडेंड मिलता है उसको कंपेयर करके मार्केट वैल्यू से। तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, ध्यान रखना फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, वो होता है डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100। बराबर। अब बताओ डिविडेंड कितना है, डिविडेंड आपको 20 रुपया मिला, मार्केट वैल्यू कितने वैल्यू पे आपने शेयर खरीदा था,
मतलब आपने 80 रुपया भरा और 80 रुपये पे आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो कितना परसेंट होगा? तो देखो 0 से 0 कट, 2 1 जा 2 4 जा, तो नीचे 4 बच गया, तो ये 1/4 इंटू 100, तो 100 को 4 से डिवाइड कर दोगे 25% आ जाएगा। तो आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिला, आपने भरे हुए पैसे का कितना प्रतिशत पैसा आपको वापस मिल गया? आपको 25 पैसा डिविडेंड के फॉर्म में मिला। लेकिन ध्यान रखना, डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है? डिविडेंड हमेशा मिलता है फेस वैल्यू पे। किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा, भूलना नहीं। और ये क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आना, मतलब आना, इस टाइप के क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूले भी लिख के, डिविडेंड निकालते समय ध्यान रखना फॉर्मूला क्या लगाना, और रेट ऑफ रिटर्न निकालते समय फॉर्मूला ध्यान रखना क्या लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कोई भी 2 सवाल करने 3 में से। 56 को हमने कितने पार्ट में ब्रेक डाउन किया? 4 पार्ट में ब्रेक डाउन किया। तो आपको पता, और एपी में 4 पार्ट कैसे डिवाइड करते हैं? एपी में अगर आपको 4 पार्ट डिवाइड करने हैं, तो पहला नंबर ये मैंने a-1 है, दूसरा नंबर a+1 माना है। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो इसको a-d मानते हैं और इसको a+d माना है, तो तीसरा इधर का वाला नंबर हो जाएगा a+3d और इधर वाला नंबर हो जाएगा a-3d। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 नंबर। आपने 56 को 4 नंबर में डिवाइड किया है और चारों नंबर मिलके एपी बना रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, अगर मैं बोलता हूं कि 2 को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 और 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 + 1 वापस करूं तो वापस तो 2 ही मिलता ना। तो उसी तरीके से जिस एपी को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जिस नंबर को, उस सारे नंबर का अगर मैं ऐड भी करता हूं तो वापस से 56 ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अगर a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, सबका अगर मैं प्लस कर देता हूँ, सबका मैंने देखो प्लस कर दिया, तो मेरे को कितना मिलना चाहिए? मेरे को 56 मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने 56 को तो 4 हिस्सों में बांटा था ना। अब यहाँ पे देखो a-d a+d कट, a-d प्लस d कट, तो यहाँ पे आपको 4a मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पे हम लोग 56 को किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 4 1 जा और 4 4 जा 16, तो a का वैल्यू आपको मिल चुका है 14। सही है। अब यहाँ पे d भी निकालना पड़ेगा। d निकालने के लिए और कुछ बातें दे रखी है। द रेशियो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ दियर एक्सट्रीम्स नंबर। अब मुझे बताओ एक्सट्रीम नंबर कौन सा है? ये है पहला वाला नंबर और ये है आखिरी वाला नंबर। एक्सट्रीम वाला नंबर मतलब पहला और आखिर का नंबर, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम नंबर। इनका प्रोडक्ट मतलब क्या? a-3d इंटू a+3d। रेशियो किसके साथ? रेशियो इनका रेशियो है टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नंबर्स। मीन्स नंबर मतलब बीच वाले नंबर। बीच वाले नंबर कौन से है? a-d और a+d, इनके प्रोडक्ट a-d और a+d। क्या है वो रेशियो? वो रेशियो है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5/6। सही है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a-d a+d का, a+b a-b a² - b²। तो ये हो जाएगा a² - 9d², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा a² - b², और इधर बच जाएगा 5/6। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा कर लेते हैं, मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ यहाँ पे। ये बन जाएगा आपका a² - 9d², इधर आ जाएगा इसके साथ 6, और ये बन जाएगा a² - d², इधर आ जाएगा इसके साथ 5। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 6 - 9d², ओके 6 9 6 कितना हो जाएगा? 54, तो ये 54 आ जाएगा। एंड ये हो जाएगा 5 - 5d²। अब जो a² वाले टर्म है साथ में ले लो, d² वाले टर्म साथ में ले लो, तो 6a², ये देखो a² वाला टर्म इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -5a²। d² वाले टर्म को इधर ही रख दो, और ये -54 को इधर लेके आ जाओ, +54 हो जाएगा, है ना। अब देखो 6 में से 5 गया तो a² बचेगा, और देखो 54 में से 5 गया तो 49 बचेगा, और बड़े वाले का साइन मतलब प्लस ही रहेगा। अब मुझे बताओ a² का वैल्यू पहले से आ चुका था 14, तो a का वैल्यू 14 आया था, तो a का स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 14 × 14। a का वैल्यू पहले से 14 आ चुका था, और ये यहाँ पे बचा 49 ऑफ d²। अब आपको d² का वैल्यू निकालना, तो बड़ा सिंपल है, देखो अच्छे से ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 14 × 14 आया था, और नीचे देखो 49 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इधर बचेगा d का स्क्वायर। अब अगर मैं रूट लूंगा दोनों का स्क्वायर हटाने के लिए, तो मैं दोनों को रूट में डाल दूंगा पूरा, 14 × 14 और अपॉन 49। 14 × 14 का रूट हो जाएगा 14, और 49 का रूट हो जाएगा 7। यहाँ पे d का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना डिवाइड करने के बाद? 2।
यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ है। ए का वैल्यू मिल गया इधर और डी का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको वो नंबर निकालना है, आपको क्या निकालना है, वो चारों के चारों नंबर निकालने होते हैं, वो चारों के चारों नंबर। तो आपका पहला नंबर कितना था, पहला नंबर था a माइनस 3d, तो a का वैल्यू आया 14 माइनस d का वैल्यू कितना आया 2, तो 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 करेंगे तो 8। उसी तरीके से यहाँ इसमें भी आप पुट कर दोगे a का वैल्यू कितना आया था 14 और डी का वैल्यू आया था 2, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो इस तरीके से मैंने पहला नंबर निकाल दिया 8, दूसरा नंबर निकाल दिया 12, तो बाकी बचे हुए नंबर दोनों जो आप बचे वो आप निकाल दो। ठीक है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे स्थगित करता हूं, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है, बट आई होप प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि इतना अलजेब्रा इजी नहीं है, अलजेब्रा बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी मेरा बैटरी भी लो है, दिख रहा है आपको, मेरा बैटरी मतलब लैपटॉप का बैटरी लो, अपन थकते नहीं है। बस उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बचे वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन अपना बचा हुआ है एक, ठीक है ना। आई थिंक मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया, बस 2 क्वेश्चन बचे, थोड़े क्वेश्चन बचे, तो जिनको मैंने आपकी स्क्रीन के सामने दिखा दिया, आप इनको भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, ओके। कुछ क्वेश्चन बचे थे, बाकी मैंने बताया कि बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, उनको भी प्रैक्टिस करना। और ये मैंने आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी दे रखी है, जिसको आप जरूर जरूर देखना। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।